नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 के इंस्टीट्यूशनल राउंड कल ख़त्म हो गया था। अब उसका जो आखिरी राउंड है वो अब शुरू होने वाला है कल से। आइए उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। अगर कोई सर्कुलर नहीं आता है आज इस वीडियो के बाद, तो यही प्रोसेस रहेगी जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं इन सर्कुलर की मदद से। तो जिनको अब तक एडमिशन हो चुका है उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनको नहीं हुआ है अब उनके लिए ये आखिरी मौका है। इसके लिए आपको आपके होप्स कितने हैं ये जानने के लिए यहाँ पर साइट पे आइए और ये यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज टाइप रिमेनिंग वैकेंसी को क्लिक कीजिए। आप यहाँ जानेंगे कि कितने सीट्स किस यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंट है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए कि टोटल जो सीट्स वैकेंट है, टोटल सीट है 34,000 लगभग ये, और लगभग 6,000 सीट जो है वैकेंट है लास्ट राउंड के लिए भी। तो आप ये आशा रखिए कि जो भी कैंडिडेट है उनको एडमिशन मिलने के चांसेस है। 6,000 लगभग सीट्स वैकेंट है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देने वाले हो, जिस कॉलेज के लिए, उस यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए कितने टोटल सीट वैकेंट है। एडेड, और ये देखिए एडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस में कितने हैं, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसमें कितने सीट्स वैकेंट है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जिसको हम ग्रांटेड कॉलेज बोलते हैं उसमें कितने सीट्स वैकेंट है, अनएडेड कॉलेज जो कम्प्लीटली प्राइवेट है उनमें कितने सीट्स है, अनएडेड ऑटोनॉमस मतलब जो खुद की डिग्री देते हैं, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं देते वो ऑटोनॉमस कितने सीट्स वैकेंट है, अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज जो है उनमें कितने सीट्स वैकेंट है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में कितने सीट्स वैकेंट है, और यूनिवर्सिटी मैनेज एडेड कॉलेज या एडेड डिपार्टमेंट में कितने सीट्स वैकेंट है और टोटल कितने। इस तरह से इस चार्ट को आप पढ़ सकते हो। अगर ले लेते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, आप देखेंगे 1,000 लगभग सीट वैकेंट है। टोटल 7,000 लगभग सीट थे, उसमें से 1,000 सीट वैकेंट है। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी में, जितने कॉलेजेस हैं उनको मिलाकर। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है आप पढ़ लीजिए ठीक से, कि कैंडिडेट उनके एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और वो अपने ऑप्शन फॉर्म कॉलेजेस के वो ऑनलाइन ही भरने हैं आपको 7 और 8 मार्च के बीच में। जो पिछला राउंड हुआ था इंस्टीट्यूशन राउंड, उसी राउंड के जैसे ही ये राउंड है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही है। लोग कुछ सोचते हैं कि स्पॉट राउंड होगा तो आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना होगा, तो ये नहीं है। पूरी प्रोसेस में कहीं भी ये स्पॉट राउंड का के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आपको जो भी राउंड हो हर राउंड के लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना होता है। तो इस लास्ट राउंड में भी आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है, और आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी है, अगर उसमें कुछ एडिट नहीं है तो सीधे ऑप्शन फॉर्म पे आइए और वहाँ पे आपके चॉइस के कॉलेज जो है वो आप 7 और 8 मार्च के बीच आपको ऑनलाइन भरने हैं। वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कॉलेजेस को, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल राउंड में किया था। वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं आया था पिछले इंस्टीट्यूशनल राउंड में, यहाँ पे भी शायद ना आए। जब तक ये कर नहीं लेते ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल राउंड के जैसे ही शॉर्टलिस्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया होगा। तो आपको ये कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने हैं 7 या 8 मार्च को ऑनलाइन आपके लॉगिन में जाकर। उसके बाद कॉलेजेस सीट वैकेंट, जो वैकेंट सीट है वो भर सकते हैं मेरिट के हिसाब से, ऑन द बेस मेरिट 9 और 10 मार्च को। तो आपको 7 और 8 को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कॉलेजेस को, और उसके बाद 9 तारीख को ही आप उस कॉलेज में जाइए जहाँ जो कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किया था, और जाकर देखिए कि कितने सीट अवेलेबल है। उसमें से आपको कि आपका वहाँ पे नंबर लगा है या नहीं लगा है। आपको हर उस कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, जिस कॉलेज को आपने शॉर्ट लिस्ट किया था। तो ये जानने के लिए कि आपको उस कॉलेज में कुल मिलाकर सीट कितने बचे हैं और आपके सब्जेक्ट की सीट है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको 9 तारीख को कॉलेज में जाना होगा, और वहाँ पर पूछकर अगर आपका सीट मिल जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। याद रखिए ये डोनेशन कहीं पे भी नहीं देना है, मैनेजमेंट कोटा कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है इंटर से मेरिट, तो इसका मतलब साफ है कि जो भी एडमिशन होगा मेरिट के हिसाब से ही होगे। जो फीस पहले कैंडिडेट की हुई थी पहले राउंड में, वही सेम फी यहाँ पे भी होनी चाहिए। फीस में कोई बदलाव नहीं है, ये मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये मेरिट के बेसिस पर ही पूरा एडमिशन है। उसके बाद जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो 5% सीट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मतलब 50 होते हैं एक यूनिट में, एक डिवीजन में, तो 5 सीट एक्स्ट्रा है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट के लिए है।
ये जो जिनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। चाहे आपका इनकम अगर चाहे आप उस इनकम ग्रुप में आते भी हो तो भी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 एक्स्ट्रा हमें हर इनटेक में 5% एक्स्ट्रा दिखाई देते, ये EWS कैंडिडेट के लिए है। अगर ये नहीं भरते तो इनको फिल नहीं किया जाएगा। ये तो वो कॉलेज की बात। तो आप ध्यान रखिए 7 और 8 मार्च को आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और 9 तारीख को आपको कॉलेज में जाकर देखना है कि आपको सीट मिला है नहीं। वही बात आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। हर कॉलेज की वेट लिस्ट आएगी, लिस्ट आती सारे कैंडिडेट की। उसमें से कॉलेजेस को ये करना होता है कि उनके पास कौन सी सीट अवेलेबल है, उस हिसाब से जो भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट है उन सब्जेक्ट के कैंडिडेट को मेरिट के हिसाब से एडमिट करें। तो यहाँ पर भी ये कुछ कहा, ये यही लिखा गया है मेरिट के ऊपर है, मेरिट के बेसिस पर है। तो ये साफ है कि ये स्पॉट एडमिशन नहीं है कि जो पहले आएगा उसको एडमिशन मिलेगा, इस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जल्दी से जल्दी जाना होगा। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे हाई मेरिट का होगा उसको ही ये एडमिशन मिलेगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है। जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये कॉलेज वाइज इनटेक यहाँ पर है, ये आप चार्ट ओपन कीजिए। इस फाइल को ओपन करने के बाद उसके हेडिंग पढ़ लीजिए, सीरियल नंबर, चॉइस कोड। आपको ऑप्शन फॉर्म अगर आपने पहले वाला आपके सामने तो चॉइस कोड आपने जो चॉइस कॉलेज का कोड दिया वो लिख लीजिए। टोटल इंटेक 55 है। एक्चुअली कैप का इंटेक 50 होता है एक डिवीजन का बीएड के लिए। ये 5 जो सीट्स है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के है, इसलिए ये 55 आपको दिख रहे हैं। तो दोनों मिलाकर 55 टोटल होती है। कैप के लिए एडमिटेड कैंडिडेट 33 है सारे राउंड्स को मिलाकर अब तक। 2 उसमें से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के, तो टोटल एडमिटेड 35 है। और कैप की वैकेंसी अभी जो फिलहाल सारे कैंडिडेट्स के लिए वो है 17 और 3 सीट जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। इस तरह से टोटल मिलाकर 20 है। अब ये जो 3 सीट्स है ये सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये जो 17 सीट्स है कैप वैकेंसी, ये जो है यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट्स के इस लिए अवेलेबल है। तो टोटल आपको कैप वैकेंसी पर ही फोकस करना है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट है वो उनके लिए ये सीट्स रिजर्व है यहाँ पर जो दिखाई दी। तो आपको ये कॉलेज के नंबर है, हर एक कॉलेज के ये डेटा दिया गया है। अब मैं अपने कॉलेज के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरा अपना कॉलेज जहाँ पर 2 डिविजन्स है, एक मराठी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। तो उसका उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ कि इस डेटा को किस तरह से पढ़ना चाहिए। अब ये जो कॉलेज है 377 नंबर सीरियल नंबर पे, ये जो कॉलेज मेरा अपना कॉलेज है टिळक कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर एक डिवीजन के लिए 55 कैंडिडेट है और 5 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो उसमें जो है आपको 45 सीट जो है वो भरे गए हैं। और टोटल अगर आप देखेंगे तो ये जो सीट्स है 4 सीट्स वैकेंट है और 46 एडमिशन हो गए हैं और 4 सीट्स वैकेंट है और 5 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सीट वैकेंट है। टोटल 9 है। तो सबके लिए जो है वो ये 4 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। ये एक डिवीजन के बारे में हो गया। ये थी इंग्लिश मीडियम की। और मराठी मीडियम की जो डिवीजन है वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरह से डेटा पढ़ना है। ये जो कॉलेज है दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मराठी मीडियम का कॉलेज है डिवीजन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 50 की डिवीजन होती है। उसमें से 42 एडमिशन जो है वो हो गए हैं और आपके एडमिशन के लिए जो बचे वो 9 सीट्स है। तो 9 सीट्स अवेलेबल है मराठी मीडियम के लिए और 4 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और कुल मिलाकर 13 अवेलेबल है। तो अगर दोनों डिवीजन को मिला दिया जाए तो लगभग 12-13 सीट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवेलेबल है राउंड इस लास्ट राउंड के लिए। तो इस तरह से आपको जो कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के बारे में आप देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए जो है उसके हिसाब से पूरे टेबल देखिए। जो भी कॉलेज में आप एप्लीकेशन करने वाले हो, एक से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए आप फिर से एक बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपका नाम हर लिस्ट में आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि वहाँ कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी सीट अवेलेबल है। उसके लिए आपको ये भी देखना होगा। मैं अपने फिर से एक बार मैं अपने कॉलेज का उदाहरण दे रहा हूँ।
शो वैकेंसी। यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने सीट्स वैकेंट है। आपको अगर पॉसिबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको ये देखना होगा कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कौन से सीट अवेलेबल है। जैसे अगर मराठी में आते हैं तो आप मराठी सब्जेक्ट में देखेंगे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, आप ये रिजर्वेशन पे भी ध्यान रखिए। अब आप आएंगे इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में यहाँ पर 2 सीट दिख रहे हैं, एक है DT VJ और यहाँ पर एक OBC के, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। उसके बाद आएंगे हिंदी के लिए, हिंदी के लिए यहाँ एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद आएंगे हिस्ट्री के लिए, यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है। ज्योग्राफी के लिए उसके लिए 3 सीट अवेलेबल है, होम यूनिवर्सिटी के 3 हो। तो आपको ये देखना हो कि कौन से कोटा में से और कौन से कैटेगरी में से है, ये आपको यहाँ पर चेक करना होगा, ताकि आप जब अप्लाई करें तो आप याद रखें कि पहला जो मेरिट है वो मेथड के हिसाब से ही सीट अवेलेबल होते हैं। हाँ, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हिंदी है, अगर हिंदी मान लीजिए संस्कृत है, यहाँ पर कोई सीट संस्कृत की नहीं है, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज की सीट मान ली हिंदी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो ये सीट संस्कृत के लिए जा सकती है। तो सीट इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे कि आप अगर ये सर्कुलर देखेंगे जो 1 मार्च को आया था साइट पर, वहाँ पे ये लिखा गया है कि किस तरह से आप एडमिशन की जो सीट्स है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो तीसरे पेज पर है, दूसरे नंबर पर 4 वाला पॉइंट, यहाँ पे जैसे कि ये लिखा गया है कि ये कोटा इंटरचेंज हो सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट का कैंडिडेट मतलब नहीं है तो वो कन्वर्ट किया जा सकता है उसी मेथड के लिए। दूसरे मेथड के लिए कौन कौन से मेथड, यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए गए हैं। जैसे लैंग्वेज का ग्रुप है, जैसे कि मैंने कहा संस्कृत का, अगर हिंदी की वैकेंसी है, हिंदी का कैंडिडेट नहीं है, संस्कृत के कैंडिडेट को दिया जाएगी या फिर इंग्लिश के कैंडिडेट को दिया जाएगा। साइंस का कैंडिडेट नहीं तो मैथ्स को जा सकते हैं, मैथ्स का नहीं है तो साइंस को जा सकती है। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होते हैं। तो जैसे हिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, हिस्ट्री का कैंडिडेट नहीं है तो जियोग्राफी को कैंडिडेट को जा सकती है। और मान लीजिए अगर मान लीजिए सीट ज़्यादा वैकेंट है और कैंडिडेट कम है तो कोई भी सीट किसी को भी दी जा सकती है। और लास्ट में जो चेंज कर सकते हैं वो कैटेगरी है। तो सब्जेक्ट इंटरचेंज हो सकते हैं। जो कोटा है होम यूनिवर्सिटी आउट ऑफ होम, OMS है होम यूनिवर्सिटी आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी, ये जो कैटेगरी ये इंटरचेंज भी हो सकती है। पहले मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा कि जो सीट जिस कैटेगरी के लिए है, कोटा के लिए है, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो ये सीट इसी को जाएगी। तो पहला जो राइट होता है, पहला जो हक होता है वो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट का होता है जिनकी वो मेथड होती है। तो सोशल साइंस के कैंडिडेट है तो ये उसका पहला हक है। अगर आप ज्योग्राफी के कैंडिडेट हो या मान लीजिए आप इंग्लिश के कैंडिडेट हो और आपका मेरिट इनसे ज़्यादा हाई है, फिर भी ये सीट पहले रिजर्व है सोशल साइंस के लिए, तो पहले ये सीट दी जाएंगी सोशल साइंस के कैंडिडेट को। आप जब कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको पहले ये यहाँ पर आना है। करंट वैकेंसी रिपोर्ट में आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो उस कॉलेज में कितने सीट कौन से सब्जेक्ट के लिए ये देखिए, और उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई करिए ताकि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। ये नहीं है कि अगर आपकी जो मेथड का सीट है वो कॉलेज में नहीं हुआ तो भी वो आपको वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर उस कॉलेज में कोई कैंडिडेट अप्लाई कर देता है जिसका मेरिट आपसे ज़्यादा हाई है और उसी की मेथड है तो पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर भी जो अलॉटमेंट होने वाले हैं, यहाँ पर भी जो एडमिशन वाला है लास्ट राउंड में, वो भी आपको मेरिट के बेस के ऊपर ही होने वाला है। जैसे कि फिर से एक बार आपको डेट दिखा देते हैं। 7 और 8 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने और 9 और 10 तारीख को ये एडमिशन होने वाले हैं। एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा। उस कॉलेज में आपका नंबर लगा है नहीं, इसके लिए आपको कॉलेज में जाना होगा। अब किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि तो फिर अगर इंस्टीट्यूशनल राउंड है या फिर इसको स्पॉट राउंड कहे तो इसमें और बाकी के राउंड में क्या फ़र्क है। तो सिर्फ एक ही फ़र्क है, राउंड 1 और 2 जो थे उसकी जो मेरिट लिस्ट लगती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, और ये राउंड इंस्टीट्यूशनल राउंड, अब ये उसके बाद वाला जो राउंड है ये राउंड, इस राउंड की भी जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज की तरफ से अरेंज की जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरिट लिस्ट तो है ही और बेस मेरिट ही है। अब ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर मेरिट लगाया जा रहा है इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल का कहते हैं। अदरवाइज जो भी स्पॉट राउंड की हमारी कॉन्सेप्ट है कि जो भी पहले आएगा उसको सीट दे दी जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप 9 तारीख को ही जाए और एडमिशन के बारे में इंक्वायरी करिए। ये नहीं कि आप 10 तारीख को जाए
क्योंकि अगर 10 तारीख गई तो फिर आपका एडमिशन इस साल में नहीं होने वाला है, इस एकेडमिक ईयर में होने का ये लास्ट चांस है। इसलिए 7 और 8 तारीख को बिल्कुल ध्यान में रखिए और 9 और 10 तारीख को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए, तभी आपका जो है वो एडमिशन हो पाएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो पाएगी। लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर 6000 से ज़्यादा सीट्स है, तो इसका मतलब है कि आशा है, होप है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सही तरीके से आपका ऑप्शन जो जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके सब्जेक्ट की सीट अवेलेबल है वहाँ पर अगर आप करते हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है। ये नहीं कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपके चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके मेथड की सीट नहीं है फिर भी आपके एडमिशन हो सकता है, अगर उस मेथड का कैंडिडेट वहाँ पर नहीं आता है तो सजग रहिए और पूरी तरह से अलर्ट रह कर ये जो 4-5 दिन है इसमें पूरी तरह से कोशिश कीजिए ताकि आपका जो एडमिशन हो जाए। अगर इस राउंड में भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इस साल 2020-21 में आपके एडमिशन की आशाएं समाप्त हो गई है। तो आपको फिर अगले ईयर के लिए या फिर जो भी जून में आएगी 21-22 के लिए, उसके लिए आपको फिर से सीटी देनी होगी, फिर से इस सारे प्रोसेस से जाना होगा। मैं आशा करता हूँ किसी को भी इसकी ज़रूरत ना पड़े और सबके एडमिशन इसी राउंड में हो जाए और आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज आपको मिल जाए। इसके लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।